नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच चरम पर पहुंचे तनाव और सीरिया में कुर्दों की कीमत पर जुलानी यानी कि राष्ट्रपति अल-शरा के फैलते साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों लिखा पीएम मोदी को पत्र। वहीं गाजा में ट्रंप के नेतृत्व में नए प्रशासनिक मुखिया ने क्या बताई अपनी प्राथमिकता। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भारत दौरा। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने किया जोरदार स्वागत। यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद ईयू की गुरुवार को आपात बैठक। कड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जर्मनी और फ्रांस। ब्रिटेन का बातचीत से मामला सुलझाने पर जोर। जापान में पीएम सनाए ताकाएची का आम चुनाव का ऐलान। 465 सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान। चुनाव सर्वे में ताकाएची को बढ़त। स्पेन में 2 हाई स्पीड ट्रेनों के बीच टक्कर। पटरी से उतरी ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराई। कम से कम 39 लोगों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। चीन में घटती आबादी बन रही मुसीबत। जन्म दर में लगातार चौथे साल गिरावट। साल 2025 के आखिर तक चीन की आबादी में करीब 40 लाख की कमी। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से गठित शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस संबंध में पीएम मोदी को एक पत्र भेजा है, जिसे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। अपने पत्र में ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति को मजबूत करने और साथ ही वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक साहसिक नए दृष्टिकोण को अपनाने के प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में ट्रंप ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना के बारे में पिछले साल सितंबर में की गई अपनी घोषणा के साथ साथ मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए अपने 20 सूत्री रोड मैप का भी उल्लेख किया। दरअसल गाजा के लिए ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजना के हिस्से के रूप में एक पीस बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति ट्रंप हैं। इस बोर्ड के तहत फलस्तीनियों की एक तकनीकी कमेटी का भी गठन किया गया है। ये समिति पीस बोर्ड के मार्गदर्शन में गाजा के भावी प्रशासन की देखरेख का जिम्मा संभाल रही है और साथ ही वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक साहसिक नए दृष्टिकोण को अपनाने के प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करना राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में ट्रंप ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना के बारे में पिछले साल सितंबर में की गई अपनी घोषणा के साथ साथ मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए अपने 20 सूत्री रोड मैप का भी उल्लेख किया। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के लिए अड़े हुए हैं और उन्होंने विरोध करने वाले यूरोपीय देशों को टैरिफ का डर भी दिखा दिया है, तो वहीं यूरोपीय देश भी अब इस मामले को लेकर सख्त हो गए हैं। यूरोप ने ट्रंप को जवाब देने के लिए अपना बजूका हथियार मैदान में उतार दिया है। आइए आपको ग्रीनलैंड मामले पर ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं
और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। पहले खरीदने की पेशकश, फिर सैन्य कार्रवाई की धमकी और अब टैरिफ का डंडा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी हितों के विस्तार की एक नई क्रोनोलॉजी पेश की है। ग्रीनलैंड को जबरन हासिल करने की मुहिम हर बीतते दिन के साथ यूरोप के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। लेकिन अब यूरोपीय संघ ने उसी भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है, यानी पूरा यूरोप एकजुट होकर ग्रीनलैंड टैरिफ पर कड़ी कार्रवाई के लिए कमर कस चुका है। यूरोपीय देशों की ब्रुसेल्स में हुई आपातकालीन बैठक में जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों ने निंदा प्रस्ताव लाकर ट्रंप की धमकियों को ब्लैकमेल करार दिया। इतना ही नहीं, ईयू अपना सबसे शक्तिशाली हथियार ट्रेड बाजुका के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये पहली बार होगा जब ईयू अपने एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रेड बाजुका को लागू करने पर विचार करेगा। एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट को लागू करने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूरोपीय सहयोगियों को एकजुट कर रहे हैं। एसीआई के तहत ईयू अमेरिका पर प्रतिशोधी टैरिफ, यूरोपीय सिंगल मार्केट में अमेरिकी कंपनियों की पहुंच सीमित करना और अमेरिकी कंपनियों को ईयू के बड़े ठेके लेने से रोकना जैसे कदम शामिल हैं, जिसका मकसद ये बताना है कि ईयू अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करने में सक्षम है। ट्रेड बाजुका सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं होता, बल्कि निर्यात नियंत्रण और अतिरिक्त प्रतिबंध भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। बदलते समीकरण के बीच ईयू ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन अमेरिका के खिलाफ करीब 93 अरब यूरो यानी लगभग 107.6 अरब डॉलर के टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। टैरिफ दबाव के आगे जर्मनी थोड़ा नरम पड़ा है, इसलिए उसने ग्रीनलैंड से अपने सैनिकों को 44 घंटे के भीतर ही वापस बुला लिया है। हालांकि यूरोप की एकजुटता से डोनाल्ड ट्रंप को रत्ती भर भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि आपको ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क इस दिशा में कुछ भी करने में नाकाम रहा है। ग्रीनलैंड बेहद कम आबादी वाला डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसे भौगोलिक स्थिति के चलते काफी अहम माना जाता है। अमेरिका पिछले 150 साल से ग्रीनलैंड को खरीदने की जुगत में है और इस बार ट्रंप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर हर हालत में अमेरिका में ग्रीनलैंड को मिला लेना चाहते हैं। दरअसल अन्य देशों की जमीन को लेकर अमेरिका का इतिहास काफी पुराना है। अलास्का और हवाई जैसे ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अमेरिका ने या तो बलपूर्वक या फिर पैसे देकर अपना शासन स्थापित किया। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल जी, शुरुआत में ये लग नहीं रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं वो इतनी गंभीर हो सकती है ग्रीनलैंड को एक्वायर करने को लेकर के, लेकिन अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यूरोप के साथ तनाव भी चरम पर है। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? चंद्रशेखर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो ग्रीनलैंड का जो मामला है, ये इसके कारण जो वेस्टर्न कैंप है या अटलांटिक अलायंस जिसे हम कहते हैं, जिसमें अमेरिका लीडरशिप एक्सरसाइज कर रहा है और उसमें यूरोप उसका साथी है रहा है 1945 के बाद, वो पूरा कैंप एक तरह से बिखर रहा है, टूट रहा है ग्रीनलैंड के मसले को लेके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूरोपीय देश भी अब ऑपोजिशन अपनी जाहिर कर रहे हैं, बिल्कुल एक्शन में भी, जैसे ट्रेड बजूका की बात की, सिर्फ बातें ही नहीं, लेकिन ये भी है कि कुछ कॉन्क्रीट एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से ये बहुत ही फंडामेंटली एक तरह से इम्पोर्टेंट है, दुनिया का ढांचा बदलने वाली बात है। जब यूरोप अटलांटिक अलायंस ही क्रैकअप हो जाए और दो कैंप बन जाए वेस्ट के अंदर, एक यूरोप एक कैंप बनने की एक तरह से अभी दिशा ली नहीं है, लेकिन संभावना है कि उस दिशा में जा सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका एक कैंप, जिसके लिए अब वो दुनिया, अगर ये होता है तो बाकी इसका असर पूरे विश्व में पड़ेगा, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अतुल जी, जो यूरोप की ओर से बयान आ रहे हैं, जो ट्रेड बजूका को लागू करने की बात आ रही है, ये कितना आगे ले जा सकता है जो ट्रेड वॉर है उसको, और खासकर अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए क्या मायने होंगे इसके? देखिए, ये ट्रेड पहली चीज़ है कि अगर हमला होता है अमेरिका का ग्रीनलैंड के ऊपर, तब उसमें जो है नेटो स्प्लिट हो रहा है, यूरोप वर्सेस अमेरिका हो जाएगा। वो सबसे एक्सट्रीम एक तरह से पॉसिबिलिटी है।
उससे कम अगर हम देखें तो आप आर्थिक रूप में आपका जो झगड़ा है वो आर्थिक रूप में ही सीमित रहे। मुझे लगता है ट्रेड बजूका जो सेकंड लेवल है बिना एस्केलेट किए उस लेवल पे आ रही है। अब उस पे ये भी बहुत बड़ी बात है चंद्रशेखर जी, क्योंकि एक तरह से यूरोप क्या कह रहा है, यूरोप एक तरह से सैंक्शंस लगा रहा है अमेरिका के ऊपर, ट्रेड सैंक्शंस और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मतलब ये कैसे हुआ है और कितनी जल्दी हुआ है ग्रीनलैंड के मसले को लेके, मतलब आश्चर्य की बात है। लेकिन वेस्टर्न कैंप की दरारें आर्थिक रूप से नजर आ रही हैं, सिक्योरिटी नेटो के स्प्लिट होने की बात आ रही है, तो बहुत ही उसका पूरे विश्व पे बहुत बड़ा एक असर पड़ रहा है। और हम देखेंगे आगे किस तरह से ये ग्रीनलैंड का मसला जब आगे बढ़ता है तो क्या क्या रुख लेता है। लेकिन इस कगार में है कि ये स्प्लिट कर देगी वेस्टर्न कैंप को, अभी हम देख रहे हैं। रूस और चीन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, क्योंकि ग्रीनलैंड की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों का नाम आना भी लाजमी है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या कुछ कहेंगे अतुल जी? चंद्रशेखर जी, आप अगर ग्रीनलैंड की बात करें, इसकी सेंट्रलिटी लिंक्ड है आर्कटिक रूट, एक नया रास्ता बन रहा है, समुद्री रास्ता जी। अगर हम देखें बात व्लादिवोस्टॉक, ईस्टर्न रूस में जाए बिल्कुल, जहाँ से व्लादिवोस्टॉक और चेन्नई का एक रूट आ रहा है। लेकिन अगर हम उसके उत्तर की तरफ जाएं तो आप आर्कटिक ओशन में जाते हैं और वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो कनाडा अलास्का आ जाते हैं, अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो यूरोप का रास्ता। ये एक छोटा रास्ता है, मतलब सुएज कैनाल से बहुत छोटा ये एक रास्ता है। अब जो यूरोप की तरफ रास्ता जा रहा है वहाँ पर ग्रीनलैंड की जो सिचुएशन है वो बहुत अहम है, क्योंकि ग्रीनलैंड को जो कंट्रोल करेगा वो इस रास्ते को भी उसका असर पड़ सकता है, इसीलिए उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ग्रीनलैंड की बहुत हुई। अब इसमें जो अमेरिका या वेस्टर्न कैंप पहले कह रहे थे कि भाई ये आर्कटिक रूट पे डोमिनेट कर सकते हैं चीन और रूस, लेकिन पहली आर्गुमेंट ये थी अगर ऐसा होता है तो हम एकजुट होकर नेटो को लेके इसको काउंटर कर सकते हैं, उस प्रेशर को। लेकिन ये स्थिति अब बदल रही है। अब अमेरिका कह रहा है कि नेटो को छोड़ो, यूरोप को छोड़ो, हम अपने आप ही उस एरिया को कंट्रोल कर लेंगे, जिसमें ये सारी खलबली मची है। लेकिन ये काफी टाइम से ये डर था कि रूस और चीन या आर्कटिक रूट को डोमिनेट कर लें, जो यूरोप की तरफ नया रास्ता जा रहा है। हालांकि रूस और चीन दोनों मना कर रहे थे कि हमने कोई वहाँ पर फौजें नहीं लगाई, कुछ वहाँ पर असला बारूद नहीं है इस एरिया पे, तो अब ये सिर्फ अटकलें हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है अतुल जी, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प जो चाहते हैं ग्रीनलैंड को एक्वायर करना, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका के अंदर में चाहे हम डेमोक्रेट्स की बात करें या रिपब्लिकन की बात करें, वहाँ भी एक तरह का स्प्लिट दिख रहा है इस मसले को लेकर के, क्या कुछ जी, ये भी है, इंटरनली भी यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई मेरा ख्याल कई सेनेटर्स यूएस के, खास करके अलास्का के सेनेटर, शायद एक दो दिन पहले की बात है जब वो ग्रीनलैंड गए और कहा कि जो ट्रम्प साहब की नीति है ग्रीनलैंड को लेके उससे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो एक तरह से जो आप बात कर रहे हैं कि इंटरनल स्प्लिट भी अमेरिका के अंदर इसके ऊपर है, वो भी बात सही है। तो मल्टीपल स्प्लिट्स आप देख रहे हैं, एक तरफ रूस चीन, एक तरफ यूरोप और अमेरिका, और एक अमेरिका के अंदर। आने वाले समय में ये तनाव कम होगा या किसी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई भी नतीजतन देखी जा सकती है? क्या कुछ होगा आने वाले समय के लिए, क्या आपको लगता है? ये इसको कुछ भी रूल आउट नहीं कर रहे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की मंशा है वो तो किसी भी तरह से उसको एक तरह से अपना उस पर झंडा गाड़ने की बात कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे आपकी रिपोर्ट ने भी कहा था, आप खरीद के कर सकते हो, लेकिन डेनमार्क उसके लिए तैयार नहीं है, ना ही यूरोपियन यूनियन तैयार है। फिर विकल्प क्या बचा? या तो यूरोपियन देश इससे डर जाएं और उनको आने दें अमेरिका को, सिर्फ जिसकी लाठी जिसका भैंस वो लॉजिक चले, या सचमुच एक युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, उसको रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है। तो बहुत ही सब दिलचस्प सिचुएशन है और कोई सीधा रास्ता भी हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन 3-4 विकल्प हमें सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जुलानी या अहमद अल शरा अब देश के राष्ट्रपति हैं। एक के बाद एक अहमद अल शरा अपने सामने मौजूद सभी चुनौतियों को भी खत्म करते जा रहे हैं। कभी अल शरा के साथ असद के खिलाफ लड़ी कुर्दों की सेना ने हाल ही में जब सीरिया की सेना के साथ सैन्य संघर्ष शुरू किया तो जुलानी ने अपनी कूटनीति और सेना के बल पर इनको भी साध लिया। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। जिस सीरिया में लाखों लाशें गिरने के बाद भी शांति नहीं आई, वहां दो पारंपरिक दुश्मन दोस्त बन गए। यानी जनवरी 2026 में एक ऐसे अखंड सीरिया के उदय होने की उम्मीद जगी जहां से सिर्फ शांति और अमन के रास्ते का आगाज होता है। दरअसल 2011 से शुरू हुए अनगिनत मौत के सिलसिले ने पूरे देश को कब्रिस्तान में बदल दिया था। बशर अल असद के समय से शुरू हुए गृह युद्ध के बाद अमेरिकी समर्थित कुर्द लड़ाकों ने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा अल शरा के शासनकाल में भी जारी रहा, लेकिन अब अमेरिकी अगुवाई में सरकारी सैनिक और कुर्द लड़ाकों ने हाथ मिला लिया। अल शरा की घोषणा के कुछ घंटों बाद एसडीएफ कमांडर मजलूम अब्दी ने वीडियो संदेश जारी कर समझौते की पुष्टि की। फरात नदी को एक विभाजन रेखा माना गया, जहां पूर्व की तरफ मौजूद एसडीएफ बलों को पीछे हटना होगा। समझौते के मुताबिक अब दीर अल जोर और रक्का प्रांतों का पूर्ण सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण सीरियाई सरकार अपने हाथों में लेगी, जबकि इलाके में मौजूद सभी तेल और गैस क्षेत्रों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों को भी राज्य को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा जांच के बाद एसडीएफ लड़ाकों का सीरिया के रक्षा और आंतरिक मंत्रालयों में विलय कर दिया जाएगा। कुर्द जेलों और शिविरों में बंद इस्लामिक स्टेट के कैदियों के साथ परिवारों की कस्टडी अब सीरियाई सरकार संभालेगी। दमिश्क ने कुर्द सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों को मान्यता देने की प्रतिबद्धता दोहराई है, जिसके तहत कुर्दिश नववर्ष को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाना शामिल है। करीब एक दशक पहले कुर्द नेतृत्व वाली सेनाओं ने अमेरिकी समर्थन के साथ अपना स्वायत्त प्रशासन स्थापित किया था। अमेरिका ने आईएस के खिलाफ लड़ाई में एसडीएफ को भागीदार बनाया और हथियार मुहैया कराने के साथ साथ प्रशिक्षित भी किया। इसके अलावा और भी कई वजह हैं जिसने समझौते में अहम भूमिका निभाई। बशर अल असद के पतन के बाद नई स्थिर अंतरिम सरकार को स्थिरता चाहिए थी, जबकि अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाकों को तुर्की के हमले और आईएसआईएस के फिर से उभरने का डर सता रहा था। इसलिए अमेरिका ने नई सरकार को मध्यस्थता का ऑफर दिया, जिसके बाद कुर्दों को सुरक्षा की गारंटी मिली और सरकार को रक्का और तेल क्षेत्रों का खजाना। समझौते के बाद रक्का में लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे थे। हालांकि एक महत्वपूर्ण शहर कमिशली में कुछ लोग चिंतित नजर आए, जहां से सैकड़ों परिवार या तो शहर छोड़ चुके हैं या फिर अब तक अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। फरात नदी के किनारे हुए अहम समझौते के बाद अब सीरिया में न केवल बंदूकें खामोश हो जाएंगी, बल्कि रक्का और दीर अल जोर जैसे रणनीतिक इलाकों पर लंबे समय बाद सरकार की हुकूमत स्थापित हो जाएगी। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, ये जो सीरिया का मामला है, आज दरअसल हमारे पास खबरें कुछ ज़्यादा हैं, महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। मैं चाहूँगा कि एक ही जवाब में आप बताइएगा कि जो कुर्दों को पीछे कर दिया गया है और जितना मैं समझ रहा हूँ इसको, जो कुर्दों की ऑटोनॉमी थी जिस इलाके में, वो भी खत्म हो गई है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये एक तरह से जुलानी अहमद अल शरा की जीत मैं इसको कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा है कि सीरिया का एक महत्वपूर्ण एरिया है डेर अल जोर, और वहाँ पर तेल के भंडार हैं। एक तरह से तेल के भंडार अब जो हुकूमत है दमिश्क में वो उसके पास चले जाएंगे। और जो डिमांड ऑटोनॉमी की और रिसोर्सेज की रही थी कुर्दिश के पास, मुझे नहीं लगता कि वो सारी उनकी मांगे एक तरह से पूरी हुई हैं।
तो एक तरह से यही मैं कहूँगा कि ये एक तरह से जीत अमेरिका हुई और है। तुर्की में से कौन खुश हुआ होगा, कौन नाराज हुआ होगा, जल्दी से? तुर्की बिल्कुल खुश हुआ होगा, क्योंकि प्रॉब्लम कुर्द्स की इंडिपेंडेंस की थी, जिसमें तुर्की का भी कुछ एरिया आता है। तो अगर कुर्दिश कमज़ोर पड़ते हैं तो उसमें तुर्की का फ़ायदा है। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और उनके परिवार का नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम ने उन्हें परंपरागत भारतीय उपहार भेंट किए। पीएम ने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को गुजरात का एक शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला भी भेंट किया। झूले पर पारंपरिक डिजाइनों की बारीक नक्काशी की गई है। ये कुशल भारतीय कारीगरी का प्रमाण है। गुजराती संस्कृति में झूला एकता, संवाद और पीढ़ियों के बीच बंधन का प्रतीक है। ये उपहार इसलिए भी खास है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने 2026 को परिवार वर्ष घोषित किया है। पीएम ने उन्हें एक पश्मीना शॉल भी भेंट किया। ये शॉल अलंकृत चांदी के डिब्बे में राष्ट्रपति जायद को भेंट किया गया। ये कश्मीरी शॉल बहुत ही महीन ऊन से हाथ से बुनकर तैयार किया जाता है। शॉल को जिस चांदी के डिब्बे में रखकर भेंट किया गया वो तेलंगाना में तैयार किया गया है। पश्मीना शॉल और ये डिब्बा मिलकर भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम ने शेख फातिमा बिन्त मुबारक अल केतबी को भी अलंकृत चांदी के डिब्बे में पश्मीना शॉल उपहार में दिया। साथ ही उन्हें अलंकृत चांदी के डिब्बे में कश्मीरी केसर भी भेंट किया गया। कश्मीर घाटी में उगाया जाने वाला केसर अपने गहरे रंग और सुगंध के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, आज जो ये पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की जो बातचीत है, यूएई के राष्ट्रपति भारत आए, किस तरह से देखते हैं दोनों देशों के संबंध किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? चंद्रशेखर जी, बहुत तेज़ी से संबंध बढ़ रहे हैं और बहुत ठोस हैं भारत और यूएई के जो संबंध हैं। अगर सिंबॉलिकली देखें तो प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पे गए थे रिसीव करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के साथ ऐसा हुआ था, तो ये अक्सर होता नहीं है। प्रोटोकॉल सारी हटा के प्रधानमंत्री ने यूएई के हुकूमत को बता दिया कि कितना उनका सम्मान भारत करता है। तो आई थिंक ये स्पेशल जेस्चर था जो वहाँ पर गए। और उसके बाद जो भेंट भी दी गई, पश्मीना शॉल हो, कश्मीरी केसर हो, अब उसमें मुझे थोड़ा सा इसमें एक तरह से कश्मीरी एंगल भी है जो ज़रूरी है, और आप देख रहे हैं कि यूएई उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है जी। तो एक तरह से सिंबॉलिकली भी इम्पोर्टेंट है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है, और आदर और सम्मान की भी बात है। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और इन महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका समर्थित युद्ध विराम योजना के तहत गाजा के भावी प्रशासन की देखरेख का जिम्मा संभालने वाली फलस्तीनी समिति ने एक मिशन स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उसने अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को रेखांकित किया है। एनजीएसी के जनरल कमिश्नर अली शाथ ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता में शांति बोर्ड के मार्गदर्शन में हमारा मिशन गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण करना है। गाजा की सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में लेना है और बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था करना है। गाजा के लिए ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजना के हिस्से के रूप में एनजीएसी की स्थापना की गई है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के तहत अधिकृत किया गया है। जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाएची ने संसद भंग कर अचानक चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को निचले सदन को भंग कर दिया जाएगा और चुनाव प्रचार 27 जनवरी से शुरू होगा। चुनाव 8 फरवरी को होंगे। उन्हें उम्मीद है कि इससे उन्हें अपने महत्वाकांक्षी पॉलिसी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत जनादेश मिलेगा। स्पेन में एक ट्रेन हादसे में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 170 लोग घायल हो गए हैं। हादसा तब हुआ जब मलागा से मैड्रिड जा रही 300 यात्रियों वाली एक ट्रेन कॉर्डोबा के पास पटरी से उतर गई और दूसरी पटरी पर मैड्रिड से हुएल्वा जा रही 200 यात्रियों वाली एक अन्य ट्रेन से टकरा गई।
पाकिस्तान के कराची में दमकल कर्मियों ने भीषण आग के बाद लापता हुए 60 से अधिक लोगों की तलाश शुरू कर दी। आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। दरअसल शनिवार देर रात शहर के गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसे काबू में करने में 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार पेंटागन ने अलास्का में तैनात लगभग 1500 सक्रिय सैनिकों को मिनेसोटा में संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। दरअसल मिनेसोटा में ट्रंप प्रशासन के द्वारा अवैध प्रवासियों के निर्वासन अभियान के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने देश में आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। ये फैसला देश के दक्षिणी हिस्से के 2 क्षेत्रों में भीषण आग के कारण कम से कम 20,000 लोगों के पलायन और कम से कम 18 लोगों की मौत के बाद लिया गया है। आग की स्थिति अभी भी अनियंत्रित है। कोलंबिया के सैन्य अधिकारियों के अनुसार मध्य कोलंबिया के एक जंगल क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर प्रतिद्वंद्वी गुट के साथ हुई झड़पों में एक वामपंथी गुरिल्ला समूह के कम से कम 27 सदस्य मारे गए हैं। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो ने देश में 30 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की। ये घोषणा सुरक्षा बलों द्वारा कैदियों की गिरफ्त से दर्जनों जेल गार्डों को छुड़ाने के बाद की गई। इस हिंसा में कम से कम 7 पुलिस अधिकारी मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए।